हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स मास्टर। आज हमने चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड को कवर किया है, जिसमें कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सेकंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और इनके कारण क्या है, रीजंस क्या है, एंड हाउ टू कंट्रोल डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। सो बेसिकली देयर आर टू अप्रोचेस, एग्रीगेट सप्लाई should be equal to aggregate demand and the second approach जिससे इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर सकते हैं, इकोनॉमी की सेविंग्स इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। इट मींस कि अगर ये दोनों अप्रोचेस आपस में इक्वल हैं, so it is creating full employment and full utilization of resources. But अगर ये आपस में इक्वल नहीं होती, then क्या होगा? When aggregate supply is greater than aggregate demand, डिमांड चीजों को खरीदने के लिए बहुत कम है, but goods and services का आउटपुट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो रहा है। इट मींस इट इज अ कंडीशन ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। डिमांड कम है, सिंपली हम इसे डेफिशिएंट डिमांड बोल देंगे। इसका ऑपोजिट कंडीशन देखते हैं, अगर सप्लाई डिमांड से कम है, देन इट विल लीड टू अ कंडीशन ऑफ ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट मींस डिमांड बहुत ज्यादा है, सो इट इज एक्सेस डिमांड। रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, अगर इकोनॉमी में डिमांड बहुत कम है तो उससे लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा इन टर्म्स ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक्स, यानी कि इकोनॉमी में जितना भी आउटपुट क्रिएट हो रहा है उसे खरीदने के लिए डिमांड बहुत कम है, देन जिससे लो इन्वेस्टमेंट होगा। अब आउटपुट कम क्रिएट होगा, इट मींस लो आउटपुट होगा, ऑटोमेटिकली लो इनकम होगी, जिससे कि लो इक्विलिब्रियम लेवल अचीव होगा और इकोनॉमी में डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी। सो डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट्स डिफ्लेशनरी गैप। अगर हम ग्राफ की मदद से समझे, अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड AD2 पर आता है, इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल हमारा E था, बट जैसे ही डिमांड कम होती है तो इक्विलिब्रियम लेवल हमारा नीचे आ जाता है एट पॉइंट F। तो E से F तक के बीच में जितना भी गैप है, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप। रिजल्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर डिमांड ज्यादा है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे? तो पहला है लॉस ऑफ प्रॉफिट। यहां पर भी हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि जितनी इकोनॉमी में डिमांड है, प्रोड्यूसर्स उन डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। देन अब वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। प्राइसेस का सीधा असर आएगा हमारी करंट जीडीपी पे, बट रियल जीडीपी यहाँ पर कांस्टेंट होगी, क्योंकि करंट जीडीपी ही बढ़ेगी, क्योंकि करंट जीडीपी में हम करंट प्राइसेस को ही लेकर जीडीपी इवैल्यूएट करते हैं। सो करंट प्राइसेस अगर हमारा बढ़ेगा तो करंट जीडीपी भी, जिसे हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं, ये हमारी इंक्रीज हो जाएगी। जीडीपी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में आउटपुट और इनकम बढ़ेगा, जिससे कि इन्फ्लेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। सो वी कैन से एक्सेस डिमांड क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी गैप। अगर हम इसे ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं, सो यहाँ पर अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है एग्रीगेट AD2 पर, सो यहाँ पर पहले इक्विलिब्रियम E पॉइंट से अब हमारा जो न्यू डिमांड इंक्रीज हुई है उससे इक्विलिब्रियम पॉइंट E डैश हो गया है। सो E से E डैश के बीच में जितना भी गैप है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब इस गैप से हमारी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ चुकी है। समझेंगे कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अगर डिमांड कम होती है तो इसके क्या कारण है? बेसिकली जब हमारी इकोनॉमी में खर्चा कम होगा तो इनकम कम जनरेट होगी। जैसे कि हमने पहले जाना था, लो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू लो आउटपुट एंड लो इनकम। तो ऐसे ही इसका कारण हो सकता है जब प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड एक्सपोर्ट्स हमारे डिक्रीज हो गए हों,
प्लस इम्पोर्ट्स एंड टैक्सेस हमारे बढ़ चुके हो। अगर लोगों को ज्यादा टैक्सेस देना पड़ेगा तो उनकी पॉकेट में पैसे कम बचेंगे, तो उनकी डिमांड भी चीजों को खरीदने के लिए कम हो जाएगी। अब इसका ऑपोजिट एक्सेस डिमांड के कॉजेज हैं। इट मीन्स कि प्राइवेट कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। एंड अगर हमारा इंपोर्ट एंड टैक्स रेट डिक्रीज होते हैं तो ये कारण हो सकते हैं इन्फ्लेशन के। नाउ मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। अब अगर हमारी इकोनॉमी में डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड होती है तो इसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? सो देयर आर टू मेजर्स और टू वेज। सो फर्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी एंड द सेकेंड इज मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो इट इज परस्यूड बाय गवर्नमेंट एंड द मॉनेटरी पॉलिसी इज ओनली परस्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो द टूल्स, अब फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या हैं? सो देयर आर 4 टूल्स: गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक बोरिंग्स एंड डेब्ट्स, बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई। सो इन टूल्स की मदद से हम फिस्कल पॉलिसी से हम डेफिशिएंट डिमांड को या फिर एक्सेस डिमांड को करेक्ट करते हैं। एंड देयर आर वेरियस टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सो दीज ऑल आर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। डिमांड थ्रू फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की मदद से गवर्नमेंट कैसे मनी सप्लाई या फिर लोगों की डिमांड को कंट्रोल करती है? सो इन केस ऑफ डिफ्लेशन अगर इकोनॉमी में है तो गवर्नमेंट अपना खर्चा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी और आरबीआई से ज्यादा बोरिंग्स लेगी, बट टैक्सेस लोगों से कम लेगी और लोगों से पैसा भी कम लेगी। पब्लिक बोरिंग्स या फिर पब्लिक डेब्ट्स कम होगा in order to correct deflation। बट अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो इसकी कंडीशन कैसे करेक्ट होगी? सो ऑपोजिट हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई डिक्रीज हो जाएंगी बट टैक्सेस एंड पब्लिक बोरिंग्स इंक्रीज हो जाएंगी। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। अब हम इसमें मॉनेटरी पॉलिसीज की बात कर रहे हैं जिसमें कि 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड द सेकेंड इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव में हमारा बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एंड इफ वी टॉक अबाउट क्वालिटेटिव देन it takes 3 measures into account, that is margin requirement, rationing of credit, moral caution। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को करते हैं। बैंक रेट। बैंक रेट आरबीआई कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करने के लिए, और ये इंटरेस्ट रेट ही बैंक रेट होता है। अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है तो कमर्शियल बैंक्स की जो मनी सप्लाई करने की कैपेसिटी होती है वो इकोनॉमी में डिक्रीज हो जाती है। सो इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई बैंक रेट इंक्रीज कर देती है ताकि कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई कम कर पाए, बट डिफ्लेशन में आरबीआई बैंक रेट डिक्रीज कर देती है। ऑपरेशन, यहां पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बाय या सेल करती है सिक्योरिटीज। अगर वो सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक से बाय करती है तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज होती है, इट मींस मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। बट आरबीआई जब कमर्शियल बैंक्स को सेल करती है सिक्योरिटीज तो कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज लेने के लिए आरबीआई को पैसे देती है, तो जिससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं इट सोक्स लिक्विडिटी। सो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई सिक्योरिटीज सेल करती है, डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई सिक्योरिटीज परचेज करती है कमर्शियल बैंक से। रेपो रेट,
अब यहाँ पे आरबीआई कैसे वर्क करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। रेपो रेट को हम रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। इट मींस कि एक रीपर्चेज एग्रीमेंट बनता है जहां पे स्टेटेड होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी रीपर्चेज कर लेगी ऑन अ स्पेसिफिक डेट। सो वो परचेज करेगी ताकि वो कमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड लोन्स दे पाए। सो इस केस में जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी, बट इन केस ऑफ डिफ्लेशन आरबीआई विल डिक्रीज इट्स रेपो रिजर्व रेपो रेट। सो इसको हम रिवर्स रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं, जो कि रेपो रेट से सिमिलर ही होता है। ये ऐसा रेट है जहां पे आरबीआई डिपॉजिट कमर्शियल बैंक से लेती है सिक्योरिटीज में डील करके। सो जब इन्फ्लेशन होगा आरबीआई इस रेट को इंक्रीज कर देगी, डिफ्लेशन में आरबीआई इस रेट को डिक्रीज कर देगी। कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। इसमें बैंक का जितना भी टोटल डिपॉजिट होता है उसका फिक्स्ड परसेंटेज आरबीआई के पास बैंक्स को रखना पड़ता है। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज करती है, बट डिफ्लेशन के टाइम पे इसको डिक्रीज। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इट इज सिमिलर टू सीआरआर। इसमें जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास लिक्विड एसेट्स होते हैं, जो एसेट्स कैश में कन्वर्टेबल हो सकते हैं, लाइक कैश, गोल्ड या फिर कोई भी सिक्योरिटीज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, उसका फिक्स परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई इस रेशियो को इंक्रीज कर देती है, डिफ्लेशन के टाइम पर इस रेशियो को डिक्रीज कर देती है। करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। नाउ मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यहाँ पर बैंक लोगों को लोन देने के लिए उनकी कुछ चीजें गिरवी अपने पास रख लेती है, जिसे हम कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको 80 लाख का लोन देने के लिए उनसे 1 करोड़ का कोलेटरल सिक्योरिटी अपने पास रख लेती है, दैट इज जिसका डिफरेंस ₹20 लाख होता है। सो इसे ही मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है ताकि लोगों के पास पैसा कम बचे, बट डिफ्लेशन के टाइम ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। नाउ रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर आरबीआई के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक को क्रेडिट या फिर मनी सप्लाई करनी पड़ती है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई एक क्रेडिट कोटा फिक्स करती है जिसके बियॉन्ड कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे सकती, और डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई ये क्रेडिट कोटा हटा लेती है। नाउ द लास्ट इज मॉरल सॉशन, यहाँ पर आरबीआई जैसे ऑर्डर देती है वैसे ही कमर्शियल बैंक्स को उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द बैंक्स आर एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट लोन्स, बट ड्यूरिंग डिफ्लेशन बैंक्स आर एडवाइज टू ग्रांट लोन्स। बैंक्स को ये एडवाइस मिलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन दे इन टाइम्स ऑफ डिफ्लेशन।